हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवाई फिजिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम इस बीएससी पार्ट 3 की क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो इसके प्रायोगिक परिणाम हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में। आज इस लेक्चर में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव और उस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत है उसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं और वो किस प्रकार से फेल हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करने में उसको देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं चिरसम्मत तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे। पहला आएगा तीव्रता से संबंधित, दूसरा आएगा दहली आवृत्ति से संबंधित, और तीसरा भी है, मान लीजिए कि कुछ आवृत्ति से संबंधित है, तरंगाग्र के रूप में है। तो पहले की बात करें तीव्रता की। चिरसम्मत सिद्धांत यह कहता है कि हम यदि आपतित होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो उस तीव्रता को बढ़ाने से उस विद्युत चुम्बकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं उनका मान भी बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम तीव्रता को बढ़ाते हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलनीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। अब यदि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है तो फोर्स का मान जो कि QE के बराबर होता है, इसका मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना बल कार्य करेगा, E। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फोर्स भी बढ़ेगा। फोर्स बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 12 mv² वो भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि तीव्रता को बढ़ाकर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम निरोधी विभव को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिलता नहीं है एविडेंस। एक्सपेरिमेंट तो ये कहता है कि तीव्रता को बढ़ाने से निरोधी विभव, या फिर ऐसे कहें कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो फिर क्या बढ़ता है? एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से किसी प्लेट से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, मतलब समझना ध्यान से कि तीव्रता बढ़ाने का मतलब है कि उस कैथोड से जो नेगेटिव प्लेट है वहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ना कि जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे कंट्रोल की जाती है? फ्रीक्वेंसी से, या फिर कहें कि जो आपका निरोधी विभव है उसकी सहायता से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाएगा। फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसमें ये ऐसा लिखेंगे कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तीव्रता को बढ़ाने से विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलनीय विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल E × E का मान भी बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इंटेंसिटी को बढ़ाकर हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, परंतु प्रायोगिक रूप से ये परिणाम प्राप्त होते हैं कि तीव्रता को बढ़ाने से केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, न कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकंड है दहली आवृत्ति से संबंधित। चिरसम्मत सिद्धांत ये कहता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाकर हम किसी भी आवृत्ति के फोटोन या किसी भी आवृत्ति के लिए, इंसिडेंट लाइट है उसकी आवृत्ति चाहे कुछ ही हो, ठीक है, हम इंटेंसिटी के आधार पर, तीव्रता के आधार पर हम
किसी भी आवृत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं, ठीक है। परंतु प्रायोगिक परिणाम ये कहते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति से नीचे की आवृत्ति यदि है, यानी यदि फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट है, तो ऐसी स्थिति में चाहे कुछ भी आप तीव्रता का मान रख लीजिए, आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे, इजेक्ट ही नहीं होते हैं, उत्सर्जित नहीं हो पाएंगे। तो आप इस पॉइंट में ऐसा लिखेंगे कि तरंग सिद्धांत के आधार पर या तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश विद्युत की तीव्रता के अनुसार तीव्रता को बढ़ाकर हम किसी भी आवृत्ति के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रायोगिक परिणाम ये कहते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति न्यू नोड से निम्न आवृत्ति रखने पर चाहे तीव्रता का मान कितना ही क्यों न कर लिया जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाते हैं। इस आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि तरंग सिद्धांत ये कहता है, तरंग सिद्धांत आप समझिए पहले पॉइंट को। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जो तरंग की ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा से संबंधित पॉइंट है। तरंग की ऊर्जा तरंगाग्र में निहित होती है, जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट है तो इस तरंगाग्र के अंदर वितरित रहती है। स्फेरिकल वेव फ्रंट माने तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में, सिलेंड्रिकल माने तो सिलेंड्रिकल के अंदर। तो तरंग की ऊर्जा तरंगाग्र के रूप में निहित रहती है, और जब तरंगाग्र प्लेट के ऊपर पड़ता है तो इस तरंगाग्र के ज्यामितीय क्षेत्र में आने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये तरंगाग्र आपतित होगा तो इसके ज्यामितीय क्षेत्र में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उन इलेक्ट्रॉनों को समान मात्रा में ये ऊर्जा प्राप्त होगी। तरंगाग्र के ज्यामितीय क्षेत्र में आने वाले समस्त इलेक्ट्रॉनों को समान मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। इसका अर्थ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी वो तो बट गई। जैसे मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर इसकी ज्यामितीय क्षेत्र में, प्लेट के ऊपर पड़ा वेव फ्रंट और इस प्लेट के ऊपर इसके ज्यामितीय क्षेत्र में 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को बराबर मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित होगी। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को तो ऊर्जा का एक अंश ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि यदि पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन, एक कार्यफलन का कंसेप्ट आता है, कार्यफलन को हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर बाउंड रहता है, तो जितनी ऊर्जा की उसको आवश्यकता है सरफेस से बाहर निकलने के लिए वो धातु का कार्यफलन कहलाता है, वर्क फंक्शन, कार्यफलन फाई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगेगा, कुछ समय लग सकता है। इसका मतलब है कि चिरसम्मत सिद्धांत तो ये कहता है कि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, परंतु प्रायोगिक परिणाम ये बताते हैं कि यह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। उसका मतलब अब किस प्रकार से लिखेंगे आप इस पॉइंट को? पहला हमने तीव्रता से संबंधित लिख लिया कि तीव्रता बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ना कि ऊर्जा। दूसरा हमने देखा कि तीव्रता से हम किसी भी आवृत्ति के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रायोगिक परिणाम ये कहते हैं कि एक न्यूनतम आवृत्ति होती है न्यू जीरो, उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी यदि आप रखते हो इंसिडेंट फोटोन की, फोटोन नहीं, एक इंसिडेंट लाइट की, तो ऐसी कंडीशन में आपके फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाते हैं। तीसरा आपका संबंधित है एक प्रकार से टाइम से, जो कि ऊर्जा और समय है, जिसमें आपको लिखना है कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा तरंगाग्र के रूप में वितरित रहती है। जब तरंगाग्र धातु पर आपतित होता है तो इसके ज्यामितीय क्षेत्र में आने वाले समस्त इलेक्ट्रॉनों को समान मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अतः किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का एक निश्चित अंश ही या कम अंश ही प्राप्त होता है। अतः इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर आने में या कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है, परंतु प्रायोगिक परिणाम ये कहते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है।
इस प्रक्रिया में बहुत ही अल्प समय लगता है। ठीक है, तो पहला इंटेंसिटी से संबंधित, दूसरा दहलीय आवर्ती, तीसरा टाइम लैग, कि कोई टाइम लैग नहीं होता, तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है। हमने पढ़ा भी था लास्ट पॉइंट जब हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परिणाम है उनकी व्याख्या की थी। अब ये तरंग सिद्धांत फेल हो चुका है, इसको समझाने के लिए अब कौन आएंगे? अब आएंगे आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आइंस्टीन ने किस प्रकार से व्याख्या की है? 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इन्होंने प्लांक ने भी, देखो प्लांक ने एक स्टेटमेंट दिया था, प्लांक का जो क्वांटा सिद्धांत है, प्लांक ने अपने क्वांटा सिद्धांत में ये कहा था कि ये आपके विद्युत चुम्बकीय, ये जो आपका एक कोटर है जिसके अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगें पाई जा रही हैं, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उनके माध्यम से जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ठीक है, जैसे कोटर में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा है वो तो फोटोन के क्वांटा के रूप में है, E बराबर NH। लेकिन जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, संचरण होता है, कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी, तो इन्होंने ये कहा था कि इस तरंग में जो ऊर्जा का संचरण होगा वो सतत पाया जाएगा। ठीक है, यानी जो ऊर्जा का उत्पादन है वो तो फोटॉन्स के रूप में पाया जा रहा है, बट ऊर्जा का जो संचरण है वो सतत रूप से पाया जा रहा है। लेकिन आइंस्टीन ने ये कहा कि तरंग के रूप में ऊर्जा केवल फोटॉन्स के रूप में ही नहीं पाई जा रही है, जब तरंग का संचरण भी होगा, ऊर्जा का संचरण भी होगा, वो भी निश्चित पैकेटों के रूप में होता है, वो भी ऊर्जा के एक निश्चित पैकेट्स के रूप में पाया जाता है, जिनकी एनर्जी होती है E बराबर NH न्यू, जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो इसमें आप लिखेंगे कि 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया तथा इनके अनुसार ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं परंतु संचरण भी एक ऊर्जा के निश्चित पैकेट्स के रूप में पाया जाता है तथा फोटोन की एनर्जी या पैकेट की एनर्जी होती है E बराबर NH न्यू, जहाँ पर न्यू आवृत्ति है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो इसकी अवधारणाएं हैं, इसके लिए एक आइंस्टीन समीकरण आता है। उस आइंस्टीन समीकरण को हम एक नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको जनरेट करेंगे, उसका जो भी डेरिवेशन है उसको फुल प्रूफ करेंगे और उसके साथ उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक आपको एक डेफिनेशन समझानी है वर्क फंक्शन की। कार्यफलन, ये धातु का कार्यफलन क्या होता है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। कार्यफलन एक ऐसी चीज, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, एक ये ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझ सकते हो आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अभी बाउंड स्टेट के अंदर है क्रिस्टल में, मेटल में, इसमें मटेरियल के अंदर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन अभी बाउंड स्टेट के अंदर है, बद्ध अवस्था में है। अब आप यदि बाहर से इनको एनर्जी सप्लाई करो तब हो सकता है कि ये अब इनको इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये अपने पहली बात तो एटम के अंदर नाभिक से बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो उससे बाहर निकलेंगे। हालांकि मेटल के अंदर लगभग फ्री पाए जाते हैं संयोजी बैंड से ऊपर वहाँ पर, और जो कंडक्शन बैंड है वो आपस में ओवरलैप कंडीशन में रहते हैं, तो वहाँ पर वो लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सतह से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि क्रिस्टल एनर्जी भी, लेटिस एनर्जी भी उनको चाहिए। तो और अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है ये। कम से कम यानी किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है? धातु का कार्यफलन कहलाती है। कि कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए कि ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और बाहर निकल जाए, इजेक्ट हो जाए, उत्सर्जित हो जाए। अब इसी ऊर्जा को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, आपको डेफिनेशन लिखनी है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा धातु का कार्यफलन कहलाती है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग मात्रा में पाई जाती है।
ठीक है, एक लिस्ट बनी हुई है बुक के अंदर, आप यदि वहाँ से उसको नोट करें तो उसमें अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग लिस्ट दी गई है। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इस वाले सेक्शन में उसकी जो इमेज है कार्यफलन की वो इसमें मैं अटैच कर सकूँ लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आप वो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।